subscribe my channel Side by Tech, and today I am going to start a new topic, digestive system. This topic is very important for the various national and state level competitive examinations. And friends, we know that questions are asked from this topic based on the organs working and their properties. To answer digestive system based questions, we should have the knowledge of the important parts of the digestive system and what organs are involved in it, as well as working of the digestion system. If we know about the organs and their functions with their importance, then it helps us to answer most of the questions. Questions are direct in nature generally, but tough questions can be made from this topic. In this video, we will discuss the most frequently asked questions about digestive system. The digestive system is a group of the organs working together convert food into energy and basic component for growth and repair of our tissues. तो पूर्व की भांति हम इस चैप्टर को भी आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ डिस्कशन के लिए अंग्रेजी के शब्दों को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। और सबसे अहम बात इसमें मैं बताने जा रहा हूं कि नीड ऑफ डाइजेशंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फूड के बहुत सारे घटक होते हैं और इन घटकों को जो जटिल होते हैं इसका शरीर में यूटिलाइजेशन करने में मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी बात होती है कि इन्हें सिंपलर सब्सटेंस में, पदार्थों में या कंपोनेंट में तोड़ा जाए, और यही हमारे शरीर में पाचन की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो भोजन को मेटाबोलाइज करती है और हमारे शरीर को ग्रो करने में सपोर्ट करती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। यह है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। हम पांचों स्टेप के बारे में अगर जानकारी लें तो सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, अर्थात शरीर में भोजन ग्रहण करने की क्रिया को इंजेशन कहते हैं और शरीर में भोजन अंतर्ग्रहण की क्रिया को इंजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन। भोजन के पाचन की क्रिया को डाइजेशन कहते हैं और यह एंजाइम के थ्रू होती है। इसमें हमारे शरीर में एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न अंग जैसे माउथ, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह भाग लेते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज, सलिवरी ग्लैंड और ग्लैंड्स ऑफ द स्टोमच एंड ग्लैंड्स ऑफ द इंटेस्टाइन भी भाग लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो तीसरी स्टेप होती है वह होती है एब्जॉर्प्शन, अर्थात पचित भोजन का ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन। खास करके एब्जॉर्प्शन की क्रिया हमारे छोटी आंत की दीवारों में मौजूद उंगली के समान अति सूक्ष्म प्रवर्ध भिलाई के द्वारा होती है और ये ब्लड स्ट्रीम में पचित भोजन मिल जाते हैं और आगे की क्रिया चलती है। नेक्स्ट स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का अर्थ होता है जो पचित भोजन है वे शरीर के बॉडी सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाना और इससे एनर्जी और सोर्स ऑफ ग्रोथ के रूप में पचित भोजन का उपयोग होना। आगे हम बढ़ते हैं इजेशन। इजेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें अपचित भोजन को शरीर के बाहर मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से हम इसके करेक्ट सीक्वेंस को देखें, डाइजेशन के सीक्वेंस को देखें या फिर न्यूट्रिशन के सीक्वेंस को देखें तो यह निम्नलिखित ऑर्डर में आती है। फर्स्ट स्टेप इंजेशन, सेकंड स्टेप डाइजेशन, थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन, fourth step assimilation and the last step is the ejection. So we should have to know that there are 5 steps in the nutrition. They are ingestion, digestion, absorption, assimilation and ejection.
we should know the order of the steps of nutrition for our knowledge. अब हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के क्रिया की अगर बात करें तो इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है और फूड का ब्रेकडाउन एंजाइम की सहायता से होती है और पाचन की क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक यह हमारे शरीर में अवशोषण के लायक नहीं हो जाती और इसके द्वारा एनर्जी जनरेट होता है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये दो मुख्य कार्य हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स और इस क्रम में देखते हैं हम अपने पाचन तंत्र को। हम देख रहे हैं कि पाचन तंत्र की क्रिया मुख्य रूप से पाचन तंत्र के अंतर्गत पाचन की क्रिया मुख्य रूप से माउथ से शुरू होती है और यह स्मॉल इंटेस्टाइन में समाप्त हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इसमें भोजन का पाचन नहीं होता बल्कि अपचित भोजन से अतिरिक्त जल अवशोषित हो जाते हैं और बाकी अपचित भोजन रेक्टम में अस्थायी रूप से जमा होता है और समय समय पर मल द्वार बोले तो एनस के द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। सो द process of digestion begins in the mouth and it completes in our small intestine, and we may also say the digestive system starts from the mouth and ends into the large intestine, or you may say a small intestine, because the 90% of the absorptions and digestion process completes in our small intestine। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं माउथ, एसोफेगस, स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इससे जुड़ी हुई ग्लैंड्स जो लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज इत्यादि हैं। तो फ्रेंड्स आगे की हम बढ़ते हैं इन्हीं अंगों के क्रियाकलाप को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए और इस प्रकार से हमारा डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम का यह टॉपिक समाप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम consists of alimentary canal and its associated digestive glands such as salivary glands, pancreas, liver, etc. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो यह आहार नाल और उससे संबंधित पाचक ग्रंथियों जैसे सैलिवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज और लीवर से बने होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो यह एक लंबी नलिकाकार रचना होती है और यह माउथ से शुरू होकर एनस में समाप्त हो जाती है और इसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की क्रिया संपन्न होती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर खास करके बात करें तो यह माउथ से शुरू होकर लार्ज इंटेस्टाइन तक फैली होती है। एनस इज ऑल्सो द लास्ट ओपनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर द रेक्टम एज वी नो। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो एलिमेंट्री कैनाल को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है, विभिन्न अंगों में बांटा गया है। या एलिमेंट्री कैनाल के निम्नलिखित कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है बकल कैविटी, दूसरा है फूड पाइप और ऑसोफेगस, तीसरा स्टोमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन जो रेक्टम में खुलती है और छठा द एनस। आगे हम बात करें फ्रेंड्स बकल कैविटी की, तो बकल कैविटी माउथ लीड्स इनटू बकल कैविटी। बकल कैविटी में तीत होते हैं, एक मस्कुलर टंग होता है और साथ ही साथ इसकी जो ऊपरी दीवार होती है उससे पैलेट कहते हैं। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बकल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट और इस माउथ कैविटी में दांत के द्वारा मेस्टिकेशन ऑफ द फूड होता है। जीभ के द्वारा मुख्य रूप से
मेस्टिकेटेड फूड में सालिवा मिलाया जाता है और सालिवा फूड को सैलो करने लायक अर्थात निगलने लायक बनाती है और बोलस का फॉर्मेशन होता है जो निगलने में आसानी होती है। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिंस इन द बकल कैविटी। आप इसे याद रखेंगे कि भोजन में जो पोषक तत्वों के पाचन की क्रिया शुरू होती है उसमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है और वह मुख से ही शुरू होता है और मुख में सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा सालिवा का सिक्रीशन होता है। सालिवा में टाइलिन नामक एंजाइम होता है और यह भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ द डाइजेशन व्हिच टेक प्लेस इनसाइड द माउथ। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स। फूड पाइप की बात होती है। माउथ पीछे की ओर स्टोमक में खुलने के पहले फूड पाइप से गुजरती है और फूड पाइप में भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है। फूड पाइप में कर्मानुकुंचन की क्रिया होती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द पेरिस्टालिसिस और इस क्रिया में क्रमशः ऑसोफेगस की दीवारों का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और इसके कारण एक वेव क्रिएट होती है जो भोजन को आगे स्टोमक में पुश करती है। हमारा थर्ड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड थर्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है वह है स्टोमच, बोले तो आमाशय। आमाशय जे सेप्ट, अंग्रेजी के जे सेप्ट की रचना होती है और यह मोटी दीवार वाली होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है और यह बाएं साइड में उपस्थित होती है, उधर गुहा के बाएं साइड में उपस्थित होती है। बेनीथ द डायफ्राम स्टोमक की अगर बात करें तो इसमें भोजन का अस्थायी तौर पर संग्रह होता है और इसमें पाचन की क्रिया होती है और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटीन पाचन की क्रिया आरंभ होती है। अगर यह भी क्वेश्चन पूछता जाता है कि भोजन में प्रोटीन के पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है तो स्टोमक से होती है, आमाशय से होती है। आमाशय 1.5 मीटर लेंथ आमाशय के नीचे छोटी आंत मौजूद होती है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी आहार नाल की भाग होती है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। स्टोमच की अगर बात करें फ्रेंड्स तो स्टोमच को 4 भागों में बांटा गया है, कार्डियक पोर्शन, फंडिक पोर्शन, बॉडी पोर्शन एंड पाइलोडिक पोर्शन। पाइलोडिक पोर्शन वास्तव में कोन सेपेट रचना होती है जो नीचे की ओर स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। अगर हम यहाँ बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की तो स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है स्टोमक की दीवारों में और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बहुत सारे एंजाइम को स्रावित करती है और ये बहुत सारे कोशिकाओं की बनी होती है जैसे पैराइटल सेल, चेप सेल्स, जी सेल्स, फेब्रुलर सेल्स एंड मस्कस म्यूकस नेक्सल्स। अगर पैराइटल और आर्जेंटिक सेल की बात करें तो यह इंट्रिंसिक फैक्टर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वह विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में सहायता करती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय में पाचन के माध्यम को एसिडिक बनाती है। यह भोजन में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समाप्त करती है और साथ ही साथ यह चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स से सिक्रीट होने वाले प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करती है। द HCl helps in the activation of the proenzyme pepsinogen into pepsin, which is the chief
enzyme to convert the protein into peptides and proteases। बोले तो पाचन की क्रिया में आमाशय में पेप्सिन नामक प्रोटियोलिटिक एंजाइम सहायता करती है। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और इसके बारे में मैंने दे रखा है। इसके लिए pH 1.5 to 2.0 की आवश्यकता होती है। Proenzyme pepsinogen on exposure to hydrochloric acid gets converted into the active enzyme pepsin. And pepsin is a protein digestive enzyme secreted by the chief cells. Pepsin converts protein into proteases and peptones। फब्रुलर सेल्स की अगर बात करें, जो कि नेक सेल्स के द्वारा फेब्रियल सेल्स की अगर हम बात करें, म्यूकस नेक सेल्स प्रोड्यूस म्यूकेसा और फेब्रियल सेल्स प्रोड्यूस आल्सो म्यूकस, एंड म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह आमाशय की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बुरे प्रभाव से, हानिकारक प्रभाव से प्रोटेक्ट करती है। आगे जी सेल्स की अगर बात करें तो यह पाइलोरिक सेक्शन ऑफ स्टोमक में अबंडेंट होते हैं, अधिकांशतः पाए जाते हैं। यह गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर कार्य करता है और उसे पैराइटल सेल्स ऑफ चीफ सेल्स के द्वारा उनके स्राव को सिक्रीट करने में स्टिमुलेट करती है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी और द मूवमेंट ऑफ द काइम। आगे हम बढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में, जो कि सिक्रीट करती है रेनिन। यह मिल्क में उपस्थित कैसिनोजन को कैसीन में बदलती है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल की। बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे आहार नाल का वह भाग है जहाँ हमारे पाचन का 90% संपन्न होता है। साथ ही साथ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का यह मुख्य पार्ट होता है। इसकी लंबाई आहार नाल के सबसे बड़ी भाग के रूप में होती है और it is the largest part of the alimentary canal and it measures about 7 meters or 22 feet। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके 3 भाग होते हैं, डिओडेनम, जेजुनम एंड द इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम जो होता है वह लास्ट सेगमेंट होता है और इसमें इलेक्ट्रिकल वाल्व होता है, एस्फिंक्टर होता है और यह जो पचित भोजन है उसके नीचे के प्रवाह को कंट्रोल करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों से माइक्रोविलाई उंगली के समान प्रवर्ध निकलती है जो भोजन के अवशोषण में मदद करती है। साथ ही साथ यह आंत की दीवारों के सरफेस एरिया को, क्षेत्रफल को भी बढ़ाती है। और इसमें जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वह विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन में सहायता करती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। द एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूड द लाइपेज और फैट्स डाइजेशन, पेप्टिडाइज for peptide breakdown and sucrase, maltase and lactase for digestion of the sucrose, maltose and lactose breakdown respectively। Werner's gland primarily found in the duodenum produce bicarbonate for the acid neutralization। बर्नर्स ग्लैंड की अगर चर्चा होगी तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। जैसे ही भोजन में प्रोटीन और फैट स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करते हैं तो 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रीटिन और कोलेस्टोकिनिन, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स स्रावित होते हैं और इनका निर्माण डिओडेनम के एपिथेलियम में होता है। सिक्रीटिन की अगर बात करें तो यह पहला हार्मोन है जो डिस्कवर्ड किया गया और यह स्रावित होता है डिओडेनम के एपिथेलियम के द्वारा, आंतरिक स्तर के द्वारा। अगर सिक्रीटिन के फंक्शन की बात करें तो यह रोक देता है गैस्ट्रिक सिक्रिएशन को, साथ ही साथ यह गैस्ट्रिक मोटिलिटी और
गैस्ट्रिक कंस्ट्रक्शन को भी स्लो डाउन कर देता है। पेनक्रियाज में अगर इसके काम की बात करें तो इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द बाइकार्बोनेट्स इन द पेनक्रियाटिक जूस फॉर स्टोमक एंड न्यूट्रलाइजेशन। अगर हम इससे आगे की बात करें, लिवर में यह बाइल के सिक्रिएशन को स्टिमुलेट करता है। एज वी नो द बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द liver, which is the largest gland of our body. कोलेस्टोकिनिन के फंक्शन की अगर बात करें तो यह गोल ब्लैडर और पेनक्रियाज को क्रमशः बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस को स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करती है। इंट्रोगेस्टेरॉन यह गैस्ट्रिक इनहिबिटिव पेप्टाइड और जीआईपी कहलाता है। यह एपिथेलियम ऑफ डिओडेनम के द्वारा स्रावित होता है। साथ ही साथ यह गैस्ट्रिक और स्टिमुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक को कंट्रोल करता है। इंट्रोकैनेज की बात करें तो इंट्रोकैनेज प्रो एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलती है। ट्रिप्सिन इज ए मेजर एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। अगर ट्रिप्सिन की बात होगी तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अंतिम भाग है, जिसमें मुख्य रूप से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज रफली 5 फीट और 1.5 मीटर्स। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें पेरिस्टाल्टिस की क्रिया, हॉस्लिंग चर्निंग की क्रिया होती है और जो सब्सटेंस होते हैं वह कोलन के सेगमेंट तक पहुंचते हैं रेक्टम में पहुंचने के पहले। आगे की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट passes into the rectum and remains there as a semi-solid feces. The facial matter is removed through the anus from the time to time. This is called ejection. अब एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हमारी लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। द पैरोटिड ग्लैंड, सबमेलिरी ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। ये 3 जोड़े सैलिवरी ग्लैंड के होते हैं। इससे सालिवा नामक एक द्रव्य स्रावित होता है। सालिवा में 98% वाटर होते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे आवश्यक तत्व होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, म्यूकस, एंटीबॉडीज, केमिकल एंड अदर एंजाइम्स। The amylase enzyme found in the saliva converts certain starches into maltose and dextrin. It also assists in the formation of the bolus of the food that's simple to swallow. आगे हम बात करें सबसे शरीर के महत्वपूर्ण ग्रंथि लीवर के बारे में। लीवर या यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक अंग है और यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे बाइल जूस का स्रावन होता है, जिसमें 2 प्रकार के बाइल पिगमेंट बाइलोरुबिन और बाइलोरुबिन पाए जाते हैं। बाइल साल्ट की बात करें तो यह सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड आदि। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, बाइल जूस में किसी प्रकार की एंजाइम नहीं होती, अर्थात यह भोजन के पाचन में सहायता नहीं करती, बल्कि फैट्स के इमल्सिफिकेशन में सहायता करती है। और इस इमल्सिफाइड फैट के ऊपर लाइपेज एंजाइम की क्रिया होती है और ये क्रमशः फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं, जैसा कि आप नीचे पाचन के फिजियोलॉजी में देखेंगे। बाइल जूस सिक्रेशन स्टिमुलेटेड बाय द कोलेस्टोकिनिन CCK secreted in the duodenum part of the small intestine। और सिक्रेटिन, कोलेस्टोकिनिन और गैस्ट्रीन, इंट्रोगैस्ट्रीन इत्यादि पर आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो की, जो कि काफ़ी
तैयारी के बाद मैं ला रहा हूँ। साथ ही साथ आपके मेडिकल एग्जामिनेशंस नीट वगैरह के लिए यह वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूर्व की भांति आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सर्किल में इसे शेयर भी करते रहेंगे ताकि आपके और जाने पहचाने और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं। सम एडिशनल फंक्शंस ऑफ द लीवर की ओर। हिपेरिन यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। यहाँ लीवर में ही हमारे शरीर में अनडाइजेस्टेड या अनयूज्ड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल दिया जाता है। अगर उपवास के समय हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ऊर्जा की सप्लाई करता है और वेस्ट प्रोडक्ट एंड टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड थ्रू द बाइल, और इसके द्वारा जो टॉक्सिन्स होते हैं वह बाइल के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं। बाइल का स्राव जैसा कि हम जानते हैं बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा कंबाइंड रूप से डिओडेनम अर्थात इंटेस्टाइन के डिओडेनम भाग में होता है। यह शरीर के बाहर एक्सपेल्ड आउट कर दिए जाते हैं। बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय कॉमन डक्ट। आगे की ओर बात करें और यह तीसरा हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, वह है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की बात करें तो यह लीवर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। यह हमारे शरीर में एब्डोमेन के पीछे स्टोमक के बीच में प्रेजेंट होता है और यह एक ग्लैंड की भांति कार्य करता है। अगर पेनक्रियाज की बात करें तो यह बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही कार्यों को करता है, या बोले तो इट इज़ द बोथ मिक्स्ड ग्लैंड और डबल ग्लैंड, और इट इज़ द एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो यह पेनक्रियाटिक जूस का स्रावन करता है। कहाँ करता है तो डिओडेनम पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में करता है। पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लियेजेज, एमाइलेज एंड लाइपेज। यहाँ एमाइलेज की बात होगी तो वह इंटेस्टिन के पेनक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज होता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पेनक्रियाटिक सिक्रिएशन को कोलेस्टोकिनिन CCK के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। एडिशनली इट परफॉर्म द रोल ऑफ, यह साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है। एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड यह ग्लूकागोन और इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन करता है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियाज, अर्थात बोले तो पेनक्रियाज के अंदरूनी भाग में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है। आइसलेट्स की द्वीपिकाएँ होती हैं। इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा सेल्स, और इसके बीटा सेल्स से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। बीटा सेल्स सिक्रेट्स द इंसुलिन, और इंसुलिन की कमी या पेनक्रियाज के डिसफंक्शंस के कारण इंसुलिन का स्रावन कम होता है। डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग होती है। आगे बढ़ने से फ्रेंड्स फिर हम इस सेंटेंस को रिपीट करने जा रहे हैं। बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस आर रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय कॉमन डक्ट, एंड I am going to conclude my video because my video is together with the visualization. I hope that in our next video I am going to discuss about the फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। चूँकि यह वीडियो काफ़ी लंबा होने चला था इसलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की बात करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन पर MCQ टाइप क्वेश्चंस लाएंगे
और आशा है आप पूर्व की भांति हमारे इस वीडियो को भी लाइक करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।